नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता जैन। आज हम प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का अर्थ और उसकी महत्व की चर्चा की थी। आज हम प्लेटो के शिक्षा योजना की पृष्ठभूमि और उसकी शिक्षा योजना की चर्चा करेंगे। प्लेटो अपने शिक्षा योजना में तत्कालीन प्रचलित दो नगर राज्यों की शिक्षा योजना से बहुत अधिक प्रभावित था। प्लेटो के समय में दो महान नगर राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। इन दोनों ही नगर राज्यों में शिक्षा की अपनी विशिष्ट पद्धतियां प्रचलित थीं और ये दोनों ही नगर राज्य शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में भी पूरे यूनान में जाने जाते थे। प्लेटो ने इन दोनों नगर राज्यों की शिक्षा प्रणालियों का गहन अध्ययन किया और उनके मूल विशेषताओं और गुणों को अपनाकर अपनी आदर्श शिक्षा योजना का निर्माण किया। तो आइए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि एथेंस की शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। एथेंस की शिक्षा प्रणाली मुख्यतः प्रजातांत्रिक नगर राज्य के अनुकूल थी। एथेंस यूनान का श्रेष्ठतम प्रजातंत्र था, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। इसलिए एथेंस में शिक्षा का प्रबंध परिवार के हाथ में था, अर्थात रोमन साम्राज्य के अधीन आने तक भी प्राचीन काल से लेकर के एथेंस हमेशा से ही शिक्षा को व्यक्तिगत हाथों में रखा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक माता पिता की इच्छा पर निर्भर था कि वो अपने बालक और बालिका को किस प्रकार की शिक्षा का प्रबंध करें। शिक्षा का राज्य का बिल्कुल भी दायित्व नहीं था। एथेंस की शिक्षा प्रणाली के 3 प्रमुख सोपान थे: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा सामान्यतः सभी नागरिक अपने बच्चों को दिलाते थे, किंतु माध्यमिक शिक्षा अत्यंत महंगी थी और यह केवल कुछ धनाढ्य परिवारों के बच्चों को ही नसीब होती थी। सैनिक शिक्षा शिक्षा के सोपान में अंतिम शिक्षा थी और यह राज्य के द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था थी, सैनिक व्यवस्था, जो प्रत्येक युवक को अर्जित करनी अनिवार्य थी। इस तरह यदि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का प्राथमिक और माध्यमिक सोपान पूरी तरह से व्यक्तिगत हाथों में था और शिक्षा का सैनिक स्तर राज्य के द्वारा नियंत्रित था। यदि शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात की जाए तो एथेंस में शिक्षा प्राथमिक रूप में मूलतः साहित्यिक, नैतिक, धार्मिक, व्यायाम संबंधी और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा था कि मानव मन को सर्वोत्तम विकसित किया जा सके और एक आदर्श चरित्रवान व्यक्ति का निर्माण किया जा सके। शिक्षा में कला के विकास की बहुत गुंजाइश थी। शिक्षा में एक कोमल मन वाले, एक कलात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के निर्माण पर बल दिया जाता था। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य मूलतः व्यक्ति को राजनीतिक प्रशिक्षण देना था। इसलिए इसका पाठ्यक्रम भी इस प्रकार का था कि व्यक्ति को भाषण कला में पारंगत कर दिया जाए, व्यक्ति राजनीति की गूढ़ बातों को समझने लगे और अलंकारिक भाषा का उसे ज्ञान हो, भाषा शास्त्र का ज्ञान हो, ताकि वह जनता को लुभाने वाली भाषा में
बात कर सके। इस माध्यमिक शिक्षा को केवल धनाढ्य व्यक्ति ही अपने बच्चों को दे पाते थे। एथेंस की शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था और यह जो शिक्षक थे वो सोफिस्ट वर्ग के लोग थे जो कि मूलतः विदेशी थे और एथेंस में ये शिक्षकों के रूप में रहते थे और यहाँ पर धनाढ्य वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये मोटी रकम फीस के रूप में वसूल करते थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एथेंस की शिक्षा प्रणाली में यद्यपि व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक और सैनिक प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था थी, किंतु यह व्यक्ति की अपनी मर्जी पर था कि किस पाठ्यक्रम को बच्चे को पढ़ाया जाए, किसको नहीं पढ़ाया जाए। और क्योंकि इसमें राज्य का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं था, इसलिए यह व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को तो पूरा करती थी, किंतु यह शिक्षा राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शिक्षा नहीं थी और यह इसकी सबसे बड़ी कमी भी थी। और इस शिक्षा को प्राप्त करके व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के कलाओं का, व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास तो होता था, किंतु वह राज्य के प्रति एक दायित्ववान और कर्तव्यवान नागरिक के रूप में नहीं तैयार हो पाता था, जिसका खामियाजा लंबे समय तक एथेंस को भुगतना भी पड़ा। और उसी का परिणाम था कि एथेंस का अंततः पराभव हो गया। एथेंस के समान ही दूसरा महत्वपूर्ण नगर राज्य था स्पार्टा। स्पार्टा में लंबे समय से कुलीन सैनिक तंत्र की शासन प्रणाली चल रही थी। यह मुख्यतः एक सैनिक नगर राज्य था और उसके अनुरूप ही यहाँ की शिक्षा योजना भी, यहाँ का शिक्षा तंत्र भी पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में था। तो राज्य के द्वारा ही यहाँ की शिक्षा नियंत्रित थी एवं राज्य की देख रेख में शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जाता था। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह बालक और बालिका को समान रूप से राज्य की देखरेख में ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। बालक और बालिकाओं को एक साथ कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। बालिकाओं को बालकों के समान ही भाला फेंक और विभिन्न प्रकार के कठोर व्यायाम करवाए जाते थे। दौड़, कुश्ती, बर्छी इत्यादि अनेक प्रकार के व्यायामों के द्वारा उनके शरीर को बलवान और पुष्ट किया जाता था ताकि उनकी संतान भी बलवान और पुष्ट हो सके। प्लेटो ने स्पार्टा की इस शिक्षा प्रणाली के प्रति एक बहुत सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया है और इस प्रकार की शिक्षा को उसने अपने शिक्षा योजना में भी आयात करने का प्रयास किया है। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण तत्व था कि वहाँ 7 वर्ष की आयु से ही बालक और बालिका को राज्य स्वयं के नियंत्रण में लेकर उनकी कठोर शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ कर देता था। इसलिए पारिवारिक जीवन राज्य की आवश्यकताओं के सम्मुख बहुत गौण था। राज्य के अनुसार ही परिवार का प्रबंधन किया जाता था। विवाह एक गुप्त और अवैध संबंध था। 20 वर्ष की आयु के पश्चात नागरिकों को विवाह करने की स्वतंत्रता थी, किंतु उसका उद्देश्य केवल और केवल राज्य के लिए संतानोत्पत्ति करना था। पति और पत्नी अपने वैवाहिक तथा पारिवारिक संबंधों के आधार पर जीवन यापन नहीं कर सकते थे। वहाँ की सामाजिक व्यवस्था भी सैनिक आवश्यकताओं के अनुसार ही संचालित होती थी। नागरिकों को सामूहिक भोजनालय में भोजन करना होता था। वे पारिवारिक जीवन के अभाव में सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे।
स्पार्टा में न तो अत्यधिक अमीरी और न ही अत्यंत गरीबी थी। एक मध्यम जीवन स्पार्टा के नागरिक व्यतीत करते थे। स्पार्टा में विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य धातुओं का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध था। वहाँ की मुद्रा भी लोहे की मुद्रा होती थी और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ की शिक्षा प्रणाली स्पार्टा के सामाजिक जीवन के केंद्र में थी और शिक्षा के द्वारा कुलीन तंत्रीय सैनिक शासन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, यही स्पार्टा की शिक्षा का पाठ्यक्रम था। इसलिए वहाँ के शिक्षा के पाठ्यक्रम में वैयक्तिक, भावनात्मक और मानसिक गुणों के विकास पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, किंतु कठोर सैनिक प्रशिक्षण एवं कठोर शारीरिक व्यायाम के द्वारा एक सुदृढ़ शरीर और बल वाले सैनिकों का निर्माण करना स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था। और प्लेटो ने जब अपने आदर्श राज्य की शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा तैयार की तो उसने एथेंस और स्पार्टा इन दोनों की ही शिक्षा प्रणालियों का, जैसा कि बता दिया गया है, कि अध्ययन किया था और उसने अपने शिक्षा तंत्र में दोनों के गुणों को स्वीकार किया। प्लेटो के अनुसार एथेंस का पाठ्यक्रम श्रेष्ठ था क्योंकि वह व्यक्ति के सूक्ष्मतम अच्छाई और सत्य का उद्घाटन उसके द्वारा किया जा सकता था, और स्पार्टा का शिक्षण संगठन श्रेष्ठ था क्योंकि वह राज्य के नियंत्रण में अनुशासनात्मक तरीके से शिक्षा प्रदान करने का एक उपक्रम था। एथेंस में जहाँ शिक्षा के व्यक्तिगत पहलू पर बल दिया जाता था, वहीं स्पार्टा में शिक्षा के सामाजिक पहलू पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। प्लेटो ने इन दोनों प्रणालियों के दोषों का बहुत गूढ़ता से अध्ययन किया और उसने ये पाया कि यदि दोनों के श्रेष्ठ गुणों को अपना लिया जाए और उसके पश्चात यदि आदर्श राज्य के अनुरूप शासकों को उस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए तो एक आदर्श शिक्षा योजना की स्थापना हो सकती है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना की एक रूपरेखा रिपब्लिक में प्रस्तुत की है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।